ये कह रहे हैं केवल एक सवाल गड़बड़ है, वही जिसका आंसर 10 की पावर वाला है ना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, वही बोनस है बेटा, और कुछ नहीं है, ध्यान देखे रहना। बाकी गलत तुम हो, आंसर कोई गलत नहीं है। चलिए सर, हाइड्रोकार्बन का लेक्चर कितने लोगों ने अभी नहीं किया है? कल वाला लेक्चर कितने लोगों ने नहीं किया है अभी? हाँ ठीक है, आज मौका है, अभी बोल दिया हमने, नहीं डाला था उन्होंने, डाल दिया है तो आप उसको देख लेंगे, ठीक है ना। लास्ट टर्न पे केएसपी हम लोग पढ़ रहे थे और सवाल कर लिया है, कल से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर देंगे, ठीक बात है। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि डी एंड एफ ब्लॉक का हमने बीच में इनको बोला था, क्योंकि हम 12th बैच में पढ़ा रहे थे, शायद शुरू में लेक्चर आए होंगे तुम्हारे उसमें, उसके बाद गायब हो गया होगा, तो पढ़ाना हमें पड़ेगा क्योंकि वो गायब हो गया, वो रिकॉर्डेड नहीं हुआ है बीच में। हाँ नहीं, 2 के बाद आया है तो 4 आया है, 5 आया है, तो तुम तो इतने काबिल हो कि फिर बीच वाला कहाँ अगर हो जाएगा तो। चलो सर, क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन the increasing sequence of solubility, the increasing sequence of solubility of AgCl in following solvent। मतलब ये क्वेश्चन किस पर है कि कॉमन आयन इफेक्ट और वो सारी चीजें, अब आपको देखना है क्या लगेगा क्या नहीं। हम अगर AgCl को इन दिए गए सॉल्वेंट में डालें तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कहां ज्यादा सॉल्युबल होगा, कहां कम सॉल्युबल होगा। देखिएगा, पहला है 0.01 मोलर NaCl, दूसरा है 0.01 मोलर, ये 0.1 है ना, गलती से बोल दिया, AgBr, तीसरा है 0.01 मोलर सिल्वर सल्फेट Ag2SO4, चौथा है 0.1 मोलर अमोनिया, पांचवा है 0.1 मोलर वाटर, और छठा है 0.1 मोलर NaBr। ठीक है ना। इनमें जो भी AgCl की सॉल्युबिलिटी है उसको रिस्पेक्टिवली हमने मान लिया है S1, S2, S3, S4, S5 और S6। देखिए, बताइए आंसर। सवाल बढ़िया सवाल है, थोड़ा दिमाग लगा के करना।
निकाला है किसी ने आंसर? ऑर्डर बताना है आपको। इस सवाल को करने के लिए दो बातें, मतलब ये सवाल भी है, थ्योरी भी है। ये क्या कहता है, अगर कोई स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और वो किसी ऐसे सॉल्वेंट में डाला जाए जिसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेता हो, क्या बना लेता हो, कॉम्प्लेक्स, तो कहा जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा अगर, तो जाहिर सी बात है सॉल्युबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आर मैक्सिमम सॉल्युबल, electrolytes are maximum soluble in those solvent with which they form a complex compound, with which they form a complex compound। देखो बेटा, मान लो AgCl है, तो AgCl अगर अमोनिया में डाला गया तो याद रखनी है ये रिएक्शन, अमोनिया के साथ मिलकर ये तुरंत क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, यहां कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो जाहिर सी बात है कि अमोनिया में AgCl की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहां कोई KSP कुछ भी कॉमन आयन लगाने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये 6 चीजें दी गई हैं इसमें अमोनिया भी मौजूद है। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी AgCl की कहां पर होगी, अमोनिया में। तो H4 सबसे पहले आएगा, ठीक बात है। अगली कहानी, दूसरा पॉइंट लिखिए, if a polar solvent neither shows common ion or odd ion effect, common ion or odd ion effect, then electrolyte will show same solubility in that solvent, same solubility in that solvent as in water। जैसा कि वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है वैसी ही उस पोलर सॉल्वेंट में भी होगी, अगर उस सॉल्वेंट का कोई कॉमन आयन इफेक्ट या ऑड आयन इफेक्ट नहीं लग रहा है। अब तुम मुझे बताओ, जब मैं AgCl को पानी में डालूंगा तो पानी के कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं, पोलर सॉल्वेंट है। सेम एज बेटा, अगर मैं AgCl को NaBr में डालूंगा तो ये भी तो पोलर है, Na+ और Br-, यहां भी कोई कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला नहीं है। तो कहा जाता है कि इन दोनों में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी सेम होगी। ऐसे समझो, मैक्सिमम क्या, सेम सॉल्युबिलिटी होगी। अब ये बताओ, इसे छोड़कर बाकी के जो ये 3 है, अगर मैं NaCl डालूंगा तो Cl- का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, AgBr डालूंगा तो Ag+ का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, Ag2SO4 डालूंगा तो Ag+ का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो सवाल करने का, बहुत बढ़िया सवाल है सर, सवाल करने का मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि इन तीनों में
कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? कॉमन आयन। और बेटा जब कॉमन आयन इफेक्ट नजर आता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि घटती है? घटती। बोलो। तो इसका मतलब इन तीनों में सॉल्युबिलिटी जो होगी वो AgCl की क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। सीधा फंडा है कॉमन आयन का, सॉल्युबिलिटी घटती हुई नजर आएगी। तो ये तीनों तो पीछे ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है? अमोनिया में मैक्सिमम है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये दोनों पोलर सॉल्वेंट है, ये कह रहे हैं जैसे टूट रहे थे वैसे ही टूटो, जैसे पानी में टूट रहे थे वैसे NaBr में टूटो। तो इसका मतलब है S5 और S6 में सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी? बराबर और ज्यादा रहेगी बाकी तीनों से, क्योंकि इन तीनों में क्या लगा है? कॉमन है। अब यहां तुम्हें KSP वाला फंडा अपना लगाना पड़ेगा। अब इन तीनों में जरा बताओ, कोई बताएगा किसकी ज्यादा किसकी कम? जल्दी निकालो। जो तुम कर रहे हो S और फॉर्मूला लगा के, वो इन तीनों में लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। इसीलिए बढ़िया सवाल है, मिक्स क्वेश्चन है, कहीं लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। कहां नहीं लगेगा ये ध्यान रखना है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऐसा कंपाउंड है जो कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है, तो कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी तो सबसे ज्यादा हो गई, उसको सबसे पहले फेंक दो आगे। उसके बाद अगर सॉल्वेंट ऐसा है जो ना कॉमन आयन ना ऑड आयन इफेक्ट दिखा रहा है, तो चाहे वो वाटर हो और चाहे उसकी जगह AgBr वो NaBr हो, है तो पोलर ही सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी सेम रहेगी। इन तीनों में देखो, क्या S1 सबसे कम, फिर S3 और फिर H2 आता है? ये जरा देख के बताओ कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। ये बताइए AgCl के लिए कौन सी वैल्यू नहीं बदलेगी? KSP की वैल्यू नहीं बदलेगी। बात समझना। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं AgCl को लिखता तो क्या मैं ये लिखता Ag प्लस और Cl माइनस? मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी S डैश है इन तीनों में, तो ये भी क्या होगी? S डैश। देखते जाना। अब क्या इनके कंसंट्रेशन आके यहां जुड़ेंगे? है ना? तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहां पर KSP इसके लिए लिखता, NaCl के लिए, देखना जरा जगह थोड़ी सी कम है, थोड़ा मैनेज करना। अगर बेटा मैं इसके लिए KSP लिखता AgCl का, तो क्या मैं लिखता Ag आयन कंसंट्रेशन प्लस Cl आयन? और क्या यहां कॉमन आयन कौन है? Cl माइनस। तो अगर Cl माइनस कॉमन है तो उसका कंसंट्रेशन कितना जुड़ेगा? 0.1। एक बार आ रहा है, तो यहां अपन क्या लिखेंगे? 0.1। क्या ये समझ में आता है? तो इसका मतलब बेटा यहां जब अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? S डैश इंटू S डैश प्लस 0.1। ये समझ में आता है? S डैश का स्क्वायर नेग्लिजिबल है। S डैश की वैल्यू क्या आएगी? जिसको S डैश या S1 बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू आएगी KSP डिवाइडेड बाय 0.1। क्या ये बात समझ में आती है? यहां आते हैं सर, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो AgBr की अगर मैं बात करूं तो इस बार कॉमन आयन कौन है? Ag आयन। तो Ag आयन का कंसंट्रेशन यहां जुड़ जाएगा 0.01। 0.01 अगर जुड़ेगा तो इसका मतलब वही सारी कहानी करने पर KSP डिवाइडेड बाय 0.01। क्या ये समझ में आता है? बोलो बेटा। यहां आते हैं Ag2SO4। क्या ये बताओ, S3 लिखेंगे तो लिखेंगे KSP और डिवाइडेड बाय क्या 2 टाइम्स Ag आयन होगा? तो क्या दुगना जुड़ेगा जाके, यानी 0.002 जुड़ेगा। तो डिवाइड भी किससे होगा? 0.02 से। क्या ये बात समझ में आती है? अब मुझे सीधी सी बात बताओ, 0.01 और 0.02 में कौन बड़ा है? 0.02। 0.01 छोटा है। तो इसका मतलब यहां H2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, H3 की उससे कम होगी। 0.1 वाला तो सबसे बड़ा है, तो वहां सबसे कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन ये चीज अपन कहां लगाएंगे? केवल कॉमन आयन। ठीक बात है ना? बाकियों में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उतार लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको यहां पर लिखा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो तुरंत कर लेंगे। बढ़िया से उतार लो सवाल।
अपने आप में एक परफेक्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का, कि जिससे वो आपको अच्छा खासा परेशान कर सकता है। तो आप चाहें तो सबके लिए लिखिए, जो कॉमन आयन होता है उसका कंसंट्रेशन आके जोड़ दिया जाता है, और किसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, केएसपी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या चीज चेंज होती है, सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। कॉमन आयन लग रहा है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। क्लियर है मामला? हटाया जाए, मामला समझ में आता है। अगला हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ केएसपी। केएसपी का क्या क्या एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ केएसपी। ठीक है, अब ये बताओ, क्या हम लोगों ने एक बात पढ़ रखी, तीन कंडीशंस हैं अपने पास। Q ग्रेटर देन KSP, सारा खेल मैंने पहले ही बता रखा है। Q बराबर KSP और Q लेस देन KSP। बोलिए, क्या Q लेस देन KSP को हम लोग बोलते थे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन? क्यों भैया? यानी अभी भी और सॉल्युबल होने की गुंजाइश बची है। Q बराबर KSP मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, और Q ग्रेटर देन KSP का मतलब, और इसको अगर मैं बोलूं तो इक्विलिब्रियम बोलूं या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलूं, है ना, एक ही बात है। और Q ग्रेटर देन KSP का मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तीनों बातें लिखिएगा, और इनका मीनिंग आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए उसको समझिएगा। इनका मतलब समझ में आना चाहिए, ये तो थ्योरेटिकल बात है। इससे आप क्या सीखेंगे? क्या ये बताइए, Q KSP से कम है, अभी और घुल रहा है, यानी कोई प्रेसिपिटेशन आया नहीं, नो प्रेसिपिटेशन। Q बराबर KSP, मामला गले तक भर गया है, बस प्रेसिपिटेट होने ही वाला है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, कंडीशन टू जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, बस प्रेसिपिटेशन होने ही वाला है। और क्या ऊपर वाला अगर मामला बन गया तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। बोलो बेटा, यानी सामने वाली चीज अब प्रेसिपिटेट होके बाहर आना शुरू हो गई। तुम कहोगे ये क्यों पढ़ा रहे? अब एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल वाला मामला है। ये बताओ, अगर किसी चीज को मुझे बाहर निकालना है तो वो तो पानी में घुला पड़ा हुआ है, बात को समझना। अब क्या हम कुछ ऐसा कर दें कि Q की वैल्यू KSP से क्या हो जाए, ज्यादा, तो हम उसमें ऐसी चीज डालें जो Q को बढ़ा दे, और अगर Q बढ़ेगा तो जैसे ही Q इंक्रीज करेगा क्या वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी वो तुरंत क्या आ जाएगा, उस सोल्यूशन से बाहर आ जाएगा। क्लियर है मामला? तो इसी एप्लीकेशन पर हम लोग बात करेंगे। पहला लिखिएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, यानी किसी सॉल्ट को उसकी इंप्योरिटीज से अलग करना हो तो कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट।
लिखिएगा, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, in saturated solution of salt, various type of impurities are present, so to precipitate the pure salt, so to precipitate the pure salt, HCl गैस इज पास्ड। एक एग्जाम्पल है, हम कौन सी गैस पास कर रहे हैं? HCl गैस को पास कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो NaCl है, देखते जाना, NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब जितना घुलना था वो घुल गया। तो ये बताइए क्या इसके लिए जो KSP है इसका वो Q के बराबर होगा? और Q क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस का कंसेंट्रेशन। ये बात तो क्लियर है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तभी अपन ये लगा सकते हैं। अब यहां इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं आयनिक में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया HCl गैस को, तो जैसे ही मैंने HCl डाला, क्या H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा? बोलो बेटा। और अगर ये Cl माइनस में टूट गया तो इसका सीधा सा मतलब है किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा? बोलो। अभी के लिए अगर बात करें, इसका आयनाइजेशन कम होगा, वो बात की बात है, क्योंकि अब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो क्या Cl आयन कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ जाएगा? तो मैं बोल सकता हूं Cl आयन कंसंट्रेशन जो है इसे डालते ही बढ़ जाएगा। और अगर Cl आयन बढ़ गया तो क्या इसका मतलब Q की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और बढ़ के किससे ज्यादा हो जाएगी? ग्रेटर देन KSP, क्योंकि KSP तो चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हमारा NaCl जितना था वो सबका सब क्या होगा? किस फॉर्म में बाहर आ जाएगा? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। जो इम्प्योरिटीज पानी के साथ मौजूद थी वो उसी में रहेंगी, क्योंकि वो तो प्रेसिपिटेट कर नहीं सकते। क्लियर है मामला? बनाइए। इस तरीके से सॉल्ट को प्यूरिफाई किया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे HCl लेके दिखाया है। याद रखना, कॉमन आयन इफेक्ट जब लगता है तो जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसका आयनाइजेशन कम होता है कॉमन आयन की वजह से। लेकिन नेट में अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि Cl माइनस डाल दिया है तो नेट में तो Cl आयन कंसंट्रेशन बढ़ ही जाएगा, है ना। दो कंडीशन है, एक जब टूट रहा हो तब डालो तो रिएक्शन पीछे भागने लगती है, और एक जब पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो तब अचानक से डालो तो रिएक्शन भागने की बजाय पीछे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो नीचे लिखिएगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट concentration of Cl minus increases, Cl minus कॉमन आयन है, concentration of Cl minus increases, so the value of Q यानी आयनिक प्रोडक्ट, so the value of Q ब्रैकेट में लिखना आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP, ग्रेटर देन KSP,
So precipitation starts of NaCl. ठीक है। अगला है सर, साबुन जो लगाते हैं हम लोग, वो कैसे काम करता है? वो इसी पर काम करता है। तो सेकंड लिखिए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप। ये दो एप्लीकेशन है दोनों कोर्स में। प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप, नीचे लिखिएगा, सोप्स आर सोडियम पोटेशियम, सोप्स आर सोडियम पोटेशियम salts of, soaps are sodium potassium salts of fatty acids. To precipitate them, concentrated NaCl and KCl is mixed. To precipitate them, concentrated NaCl, KCl mixed. या तो NaCl मिला देते हैं या KCl मिला देते हैं। अब तरीका क्या है समझना। मान लीजिए हमारे पास सॉल्ट है, फैटी एसिड है, तो बहुत हैवी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, C7H35COO माइनस Na प्लस है। ये हमारे सोप का मेन इंग्रेडिएंट है। बात समझो, जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला, देखते जाना, तो क्या ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। C17H35COO माइनस और Na प्लस। यहां अगर मैं बात करूं तो Q की वैल्यू क्या इन्हीं के कंसंट्रेशन से डिसाइड होगी? वो ये है। और ये आयनिक प्रोडक्ट जो है ये गुणा होता जाएगा, पानी मिलाते रहेंगे। एक टाइम आएगा कि जब सोप जो है वो झाग यानी फेंकना शुरू करे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, इतना टाइम तो नहीं लगता। साबुन लिए, पानी डाले और बस जरा सा रगड़े तो तुरंत झाग निकलने लगता है। घड़ी साबुन और डब के बीच का ही डिफरेंस है। क्यों भाई? इसीलिए अच्छे साबुन से नहाया जाता है ना। तो अब अगर हम बात करें तो होता क्या है, अब हम इसमें मिला दिए सोडियम क्लोराइड। अगर हमने थोड़ा अमाउंट में सोडियम क्लोराइड मिलाया तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये फटाक से टूट जाएगा किसमें? Na प्लस में और Cl माइनस में। और जैसे ही ये टूटेगा, क्या कौन सा कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा? Na प्लस। तो क्या Na प्लस का कंसंट्रेशन अचानक से इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही इंक्रीज करेगा Q ग्रेटर देन KSP और प्रेसिपिटेशन आने लगेगा। यानी ये हमारे सोप के काम करने का सही तरीका है। क्लियर है मामला? तो हम उसे प्रेसिपिटेट कराना शुरू कर देते। अगर हम थियोटिकली जाते तो साबुन लिया, पानी डाला, यानी खुद को डुबोए रखे ब्रेड की तरीके पानी के अंदर, और देखे कि अभी थोड़ी देर में क्यों चल रहा है, अभी आएगा। तो इतना टाइम नहीं है, इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है? NaCl और KCl। क्लियर है मामला? बना लीजिए, ध्यान रखिएगा। अब प्रेसिपिटेशन पे सवाल कैसे आते हैं, मिक्स क्वेश्चन भी आता है, उसकी बात करते हैं। हटाएं इसको।
तो यहां से दोनों बातें समझ में आ रही, कुल मिला कॉमन आयन से क्यू बढ़ा देना है, क्यू बढ़ा दोगे तो केएसपी से ज्यादा हो जाएगा क्यू और प्रेसिपिटेशन आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, ये सारे क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन पर है। पहला लिखिए 100 ml 0.1 मोलर Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट 0.1 मोलर आर मिक्स्ड विद 200 ml are mixed with 200 ml 0.1 molar H2SO4. 200 ml 0.1 molar H2SO4, 200 ml और 0.1 मोलर। आपसे पूछा जा रहा है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 will precipitate or not? Calcium sulfate CaSO4 will precipitate or not while KSP for CaSO4 3 into 10 की पावर -3 मोलर स्क्वायर, 3 into 10 की पावर -3 मोलर स्क्वायर। बताइए सर, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहला है 0.1 मोलर है और इस पे लिखवाया होगा 100 ml लिखवाया है ना, क्यों भाई 100 ml नहीं लिखवाया? लिखवाया होगा यार। ये 100 ml है, 0.1 मोलर है, इसको मिलाया गया 200 ml 0.1 मोलर H2SO4 के साथ। क्या हम कैल्शियम सल्फेट के लिए क्यू निकाल लें? अरे बोलो यार, अगर वो क्यू की वैल्यू दी गई केएसपी की वैल्यू से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होगा, कम है तो नहीं होगा, बराबर है तो सैचुरेटेड है अभी होने वाला है, यही मतलब होगा। निकालो। क्या आ रहा है? क्यू का वैल्यू केएसपी से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? पहले तो क्यू का वैल्यू देख लो, 6.6 इंटू 10 की पावर -3 आना चाहिए। वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले उसको चेक करिए।
दोनों को मिक्स किया गया है, कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन निकालो। भैया अगर इस तरीके का सवाल आए और तुम फंसो तो तुम अपने बेसिक पे रहो। क्या ये बताओ, कैल्शियम फॉस्फेट है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट और तुम्हारा ये सब मिलके H3PO4, यही होगा। बोलो। अब हमको सीधा सीधा ये बताओ कि या तो हम पहले इसको बैलेंस कर लें, तो अगर हम बैलेंस करने पे आए तो ये 3 टाइम्स दिया है, तो कम से कम 3 तो चाहिए होंगे सल्फेट, ऐसे समझो। तो ये क्या आएगा 3 टाइम्स, ये कितनी बार आएगा 2 टाइम्स। क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती? बोलो यार। अब हमको सिर्फ इतना बताओ कि क्या कैल्शियम सल्फेट हम देखना चाह रहे हैं कि प्रेसिपिटेट हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए क्यू अगर निकालना है हमें, तो हमें कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन चाहिए और सल्फेट आयन कंसंट्रेशन चाहिए। ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, यहां भी मत जाइए। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो कितना कैल्शियम आयन देगा? 3 देगा। तो अगर मैं बात करूं इसके मोल n बराबर, तो मोल होते हैं मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मैं यहां मिली मोल बोल दे रहा हूं इसको। क्या बोल दे रहा हूं? मिली मोल। तो अगर मैं वॉल्यूम को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यहां से मिली मोल 10 आएंगे? बोलो सर। अगर 10 मिली मोल आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके मिली मोल कितने होंगे? बोलिए, इसके मिली मोल कितने होंगे? 30। 3 गुना बनेगा ना। बोलो यार, मत करो बैलेंस, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यहां आओ, अगर यही काम H2SO4 के लिए करें तो यहां से मिली मोल बताओ सल्फेट आयन के कितने आएंगे। तो सल्फेट आयन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां साफ दिख रहा है 200 गुणे 0.1, यानी कि क्या यहां से 20 आएगा। बोलो। और जितना H2SO4 है उतना ही सल्फेट आयन बनेगा, तो इसका मतलब इसके मिली मोल कितने आएंगे? 20। ये तो सही है। हमें मिली मोल रखने की कंसंट्रेशन रखना है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन यानी डब्बा जो होता है, ये बहुत बेसिक चीजों पे सवाल है। क्या ये मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है इन लीटर? यही तो होता है सर। तो इसका मतलब मोल को किससे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम इन लीटर से। तो मुझे बताइएगा, आपने मिली मोल निकाले 30, जब आप 100 और 200 ml मिलाओगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 300 ml। क्लियर है मामला? तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बताओ, क्या कैल्शियम आयन के मिली मोल होंगे 30, तो मोल होंगे 30 इंटू 10⁻⁻3। बोलो। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम है 300 ml, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गया 3 से 3 गया, 0 से 0 गया, यानी 0.1। क्या ये समझ में आता है कि नहीं आता है? बेसिक फंडिव सवाल है, कोई बैलेंसिंग वैलेंसिंग मत करो अगर नहीं मने तो। यहां आते हैं बेटा सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन। क्या मोल ऑफ सल्फेट आयन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिली मोल है, मोल होगा 20 इंटू 10⁻⁻3 और टोटल वॉल्यूम है 300 ml, तो यहां भी 10⁻⁻3। कुल मिला के वो चले ही जाना है, बात रेशियो है, वो तो मेंटेन ही रहेगा। क्या यहां से 2/3 आएगा? दोनों कंसंट्रेशन हमारे पास आ गए। अब हम उठा के इसको यहां रख दें तो Q बराबर, क्या यार ये 0.1 है और इंटू 2/3, यही होगा।
यहां से अगर आप देखें तो क्या Q की वैल्यू जो है वो KSP से काफी ज्यादा है? बोलो, आपका KSP कितना दिया हुआ है? आपका KSP दिया है 3 इंटू 10 की पावर -3। आप यहां से सॉल्व करके देखिए, क्या ये 6.6 इंटू, अच्छा एक मिनट, ये 0.2 आ रहा है क्या? नहीं ठीक तो है, नहीं 2/3 नहीं आएगा भाई, 2/30 आएगा ना, 2/30 आएगा। ये यहां से सॉल्व करो और जरा Q देखो, जो मेरे पास लिखा है 6.6 इंटू 10 की पावर -3, आ रहा है क्या? ये आपका Q आ गया, और आपको जो KSP दिया है उससे आपका Q क्या है? ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, क्योंकि KSP है 3 इंटू 10 की पावर -3, तो 6.6 है, पावर सेम है तो ज्यादा ही होगा। इसका मतलब क्या शुरू हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन। यानी आपका सॉल्ट प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देगा। सवाल सही से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए। जो भी चीजें डाली गई हैं उनसे कंसंट्रेशन निकाल लो। बस याद रखना, कंसंट्रेशन निकालने से पहले मोल निकालना, क्योंकि जब मिक्स करते हो तो वॉल्यूम क्या होगा? जुड़ जाएगा। M1V1 बराबर M2V2 लगा समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। दो दो बार लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ना है, डायरेक्ट उठा के करो, इतनी तो समझदारी दिखा ही सकते हो। हाँ, जितने आयंस में टूटे उतने से मल्टीप्लाई कराना मत भूलना, क्योंकि जब भी कोई सॉल्ट 1 मोल लोगे तो 3 मोल कैल्शियम आयन देगा, तो जो भी मोल लिए उसके 3 गुने कैल्शियम आयन मिलेंगे। चला जाए तो ध्यान रखिएगा, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। सिंपल कहानी है, कोई ज्यादा चक्कर है नहीं। सीधा फंडा है, सिर्फ सवाल इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आपने जो भी चीज जिसका प्रेसिपिटेशन पूछा है, सॉल्यूशन में उन आयंस के कंसंट्रेशन निकाल लो। क्यू लिखने का तरीका बिल्कुल याद रखना, कैल्शियम सल्फेट है, AB टाइप का सॉल्ट है, तो अपन ने डायरेक्ट 1 पावर रखी है। कल को यहाँ Ag2SO4 होता तो Ag आयन की पावर 2 कर देते अपन, ठीक है ना? निकालते ऐसे ही Ag आयन कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन, ठीक है? एक सवाल और दे रहे हैं, करके दिखाइए। लिखिए 10 की पावर -3 MnACl, 10 की पावर -3 MnACl and 10 की पावर -6 M AgBr, 10 की पावर -6 M AgBr were mixed in volume ratio 1:2, were mixed in volume ratio 1:2, then AgCl will precipitated or not, then AgCl will precipitated or not if KSP, अब जाहिर सी बात है AgCl का ही दिया होगा, if KSP for AgCl 10 की पावर -10 मोलर स्क्वायर, मोलर मतलब मोलरिटी की बात कर रहे हैं ना, मोल पर लीटर का स्क्वायर। शुरू हो जाओ, वॉल्यूम नहीं दिया है, 1:2 का वॉल्यूम दिया है इस बार। भाई देख के बता सकते हो, देख के, तुम समझ रहे हो, जानबूझ के हमने 1:2 लिख दिया इस बार। NaCl है, AgBr है, इनको आपस में मिक्स किया, यही हो रहा है। NaCl और AgBr में NaCl के लिए लिखा है 10 की पावर -3 मोलर, और ये लिखा है 10 की पावर -6 मोलर। वॉल्यूम का जो रेशियो है वो हमें दिया है 1:2, यही तो है।
आप मुझे ये बताओ, इधर देखो, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं AgCl की, तो मुझे बताइए Cl माइनस कितना आएगा? 10⁻⁻3। क्लियर है मामला? मोल की बात करें अगर, अरे अभी मोल की बात करें तो कितना आएगा? 10⁻⁻3, यही तो होगा। इधर आते हैं, Ag आयन की बात करें तो Ag आयन के मोल आएंगे 10⁻⁻6। कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो क्या वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे? 1:2 है, यानी टोटल कितना होगा? 3। तो यहां भी डिवाइड 3 से होगा, यहां भी डिवाइड 3 से होगा। बोलो भैया, आप चाहते, इधर देखो, आप इसे V मानते, इसे 2V मानते, तो जब आप मोल निकालते तो क्या लिखते? मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो 10⁻⁻3 इंटू V, और टोटल वॉल्यूम क्या लिखते? 3V। तो VV उड़ जाता कि नहीं उड़ जाता? तो काय के चक्कर में पड़े हो, डायरेक्ट ले लो ना। अब ये वैल्यू उठा के जरा देखो, तो अगर Q की बात करें तो AgCl का Q क्या होगा? Ag आयन कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस कंसंट्रेशन। उठा के वैल्यू रखो, देखो क्या आता है, कुछ पकड़ में आता है क्या? यहां से Q निकालिए और देखिए प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा। हमारे में Q नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया तो है। ग्रेटर देन आ रहा होगा 2.2 इंटू 10⁻⁻10। अरे बोलो यार, यही आ रहा है भाई, 2.2 इंटू 10⁻⁻10 आ रहा है। तो क्या Q की वैल्यू जो है वो KSP से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होगा। आप चाहो तो V मान के भी कर सकते हो, कोई फायदा नहीं है, समय की बर्बादी है, डिवाइड करोगे बात वही आनी है। हाँ हाँ, एक सेकेंड गुरु, ये गड़बड़ है। 10⁻⁻6 आया था, इंटू 2 करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ 2 होगा तभी आएगा। ठीक है, V मानते तो 2V से करते, और 2 माना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब सर, इस तरीके के सवाल समझ में आने चाहिए कि आपको डायरेक्ट केवल कंसंट्रेशन निकालने और कर लेना है। अभी तक स्प्रिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट कितना था? 1। अब हम बात कर रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा अगर स्प्रिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, तो हर सॉल्ट अपना एक इक्विलिब्रियम बनाएगा, और हम कोई भी चीज अगर कॉमन है तो वो चीज ऐड होती हुई नजर आएगी। तो हेडिंग डालिएगा साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। अगला हेडिंग डालिए साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। अब यहां कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होंगे स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अभी तक एक था, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होता था। लिखिएगा, if two springly soluble electrolytes, if two springly soluble electrolytes are dissolved in water, if two springly soluble electrolytes are dissolved in water simultaneously, two equilibrium will attain, दोनों के इक्विलिब्रियम होंगे साइमल्टेनियसली, two equilibrium will attain, and solubility of electrolyte is known as, and solubility of electrolyte is known as simultaneous solubility. इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी क्या कहलाएगी? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। पैराग्राफ चेंज करके लिखो,
let two springly soluble electrolyte AgCl and AgBr were dissolved in water. AgCl and AgBr were dissolved in water simultaneously, and their solubilities are A mole per liter, small a mole per liter, and small b mole per liter respectively. AgCl और AgBr को डाला तो जाहिर सी बात है दो इक्विलिब्रियम एक ही समय पर नजर आएंगे. AgCl Ag प्लस और Cl माइनस में टूट रहा होगा. AgBr Ag प्लस और Br माइनस में टूट रहा होगा. इन्होंने कहा AgCl की सॉल्युबिलिटी जो है वो कितनी है? A मोल पर लीटर. ये माने AgBr की सॉल्युबिलिटी B मोल पर लीटर. ठीक बात है. अब मुझे बताओ, जब तुम बनाते हो इक्वेशन तो यहां क्या लिखोगे? बताओ. जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो ये A और ये भी A यहां आते हैं, ये B और ये भी B, यही होगा. लेकिन क्या ये बताइए जो Ag आयन कंसंट्रेशन होगा वो तो सॉल्यूशन में ओवरऑल होगा. तो इसका मतलब जब मैं इसमें यूज करूंगा तो कितना यूज करूंगा? A प्लस बी. यहां पर भी मैं कितना यूज करूंगा? A प्लस बी. क्लियर है बात? तो जब मैं लिखूंगा KSP ऑफ AgCl तो मैं जब यहां लिखूंगा Ag आयन कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस कंसंट्रेशन तो मेरी इक्वेशन होगी A प्लस बी इंटू ए. सेम एज जब मैं लिखूंगा KSP ऑफ AgBr तो मैं लिखूंगा Ag आयन कंसंट्रेशन इंटू Br माइनस कंसंट्रेशन, और यहां भी मैं यही लिखूंगा बट A प्लस बी इंटू बी लिखूंगा. बना लीजिए दोनों इक्वेशन. इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं. समझदार आदमी हो डिवाइड कर देंगे, है ना. तो अगर मुझे 1 और 2 को डिवाइड करना पड़े तो क्या KSP का रेशियो उनकी सॉल्युबिलिटी के रेशियो के बराबर ही होगा? बोलो भैया. तो मैं बोल सकता हूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो बोल सकते हैं KSP ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय KSP ऑफ AgBr इक्वल्स टू, समझदार आदमी हो, A अपॉन B उनकी सॉल्युबिलिटी के रेशियो के बराबर होता है. या इसका उल्टा बोल सकते हैं, अगर दो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हमने एक साथ मिक्स किए तो उनकी सॉल्युबिलिटी का रेशियो उनके KSP के रेशियो के बराबर होता है. क्या बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा. सिंपल कहानी है, वही कॉमन आयन वाली है, और जैसे वहां करते थे वैसे यहां कर रहे हो. बस वहां फर्क क्या होता था कि वहां समस्या बस इतनी होती थी कि पूरा टूट जाता था. यहां तुम्हें सॉल्युबिलिटी दी गई होगी तो कर सकते हैं. अच्छा, पेपर में और कैसे पूछेगा? दोनों का KSP पकड़ा देगा, किसी एक की सॉल्युबिलिटी बता देगा, दूसरे की पूछ लेगा तुमसे. ठीक बात है. या किसी का कंसंट्रेशन पूछ सकता है तो निकाल सकते हैं, A B पता होगा तो. एक सवाल लिखिएगा जरा.
Calculate the simultaneous solubility. Calculate the simultaneous solubility of AgCl and AgBr of AgCl and AgBr while KSP of AgCl is 10 की पावर माइनस 12 मोलर स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 12 मोलर स्क्वायर, and KSP of AgBr is 5 into 10 की पावर माइनस 13 मोलर स्क्वायर। ठीक बात है? चलो बताओ, ये बताओ दोनों के KSP दिए हैं, अगर उनकी सॉल्युबिलिटी A और B है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि KSP ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय KSP ऑफ AgBr, और ये किसके बराबर होगा? उनकी सॉल्युबिलिटी के रेशियो के बराबर, यानी A अपॉन B। क्लियर है मामला? यहां बेटा वैल्यू रखो अगर, तो ये लिखा है 10 की पावर माइनस 12, ये दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13 A अपॉन B। क्या ये वैल्यू 2 आएगी? बोलो भाई, इसको 10 इंटू 10 की पावर माइनस 13 लिख दोगे तो A बराबर क्या आ गया? 2B। लेकिन हमसे सॉल्युबिलिटी पूछी गई है तो A और B की वैल्यू बतानी पड़ेगी। जरा आइए, अगर मैं आपसे कोई भी एक ले लो, अगर मैं AgCl के लिए पूछता इक्विलिब्रियम बनाओगे तो क्या Ag आयन प्लस Cl माइनस होगा? इसकी सॉल्युबिलिटी हम लोग क्या माने हैं? A। तो ये कितना बनेगा? A। ये कितना बनेगा? A। लेकिन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, AgBr की सॉल्युबिलिटी B है तो यहां से B भी मिलेगा। अब मैं KSP ऑफ AgCl जब लिखूंगा तो क्या यार मैं डायरेक्ट लिख दूं दोनों के कंसंट्रेशन A प्लस बी इंटू ए। क्या A बराबर 2B है? तो अगर हम यहां पर बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं 2B प्लस बी इंटू 2B। तो ये 3B और 2B यानी 6B स्क्वायर। KSP ऑफ AgCl 10 की पावर माइनस 12 है। यहां से B सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट 10 की पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6। शायद ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आएगा। B जो है वो आएगा अप्रोक्सीमेट 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो A जो होगा वो 2B के बराबर होगा, यानी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर, या मोलर बोल दो, एक ही बात है। मोल पर लीटर या मोलर बोल दो। तरीका समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट आप कर लेंगे, बस इतना पता होना चाहिए दोनों के कंसंट्रेशन जोड़ के ही लिखना है हर बार जब भी KSP लिखेंगे। चला जाए, यहां तक कोई समस्या नहीं है, इतना आपको KSP के मामले में आना चाहिए। मैक्सिमम वो क्या कर सकता है? 2 या 2 से ज्यादा स्प्रिंगली सॉल्युबल, मेन तो 2 ही डालेगा, 2 से ज्यादा डालेगा तो क्यूबिक बनने लगेगा, फंस जाओगे तुम, है ना? तो 2 ही तक आएगा, उसको बस ध्यान रखना। जब भी लिखना KSP गलती मत करना कि A इंटू ए स्क्वायर मत कर देना, याद रखना कॉमन आयन है तो कंसंट्रेशन ऐड करना पड़ेगा। ठीक बात है? हम लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड और बेस पढ़ा था सर। क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई एसिड है, अगर वो एक H प्लस देता है तो क्या उसका कॉन्जुगेट बेस तैयार हो जाता है? और या
मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा एसिड एक OH माइनस को क्या करे, ऐड करे। प्लस का मतलब क्या होता है, OH माइनस को ले ले तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही अगर कोई बेस है और वो एक OH माइनस देता है तो वो बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। और इसी का उल्टा अगर वो एक H प्लस को ऐड करा लेता है तो बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड। दोनों ही बातें हम लोगों ने पढ़ रखी है। एक बात आपको याद रखनी है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका बनने वाला कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो कैसा बनेगा, वीक बनेगा। अगर हमारे पास वीक एसिड है तो उसका बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सब कुछ पढ़ने के बाद किसी ना किसी सेट में 100% हर साल इस पर सवाल जरूर आता है। तो एक सवाल टेस्ट में भी आया है आपके, इसीलिए डाला था। ये बात समझ में आती है? तो मेरे हिसाब से आप ऐसे ही समझ जाओगे कि स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो 100% क्या होगा, वीक होगा। और अगर वीकर बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। इतना मामला उतार लीजिए, फिर डायरेक्ट सवाल करते हैं। फटाफट हमको बना दीजिए, बता दीजिए। इसी के बगल में ही लिख लेते हैं। राइट डाउन conjugate base of following acids। अगर बनेगा तो बताना है, जरूरी नहीं है कि हर बार हो। बस इतना याद रखना, किसी का भी कॉन्जुगेट बेस या एसिड एक H प्लस या एक OH माइनस के डिफरेंस में आना चाहिए। एक से ज्यादा H प्लस या OH माइनस का डिफरेंस है तो वो उसका कॉन्जुगेट नहीं है। ठीक बात है? पहला लिखो N3H, N3H इसका बताना है कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। दूसरा है H2PO4 माइनस, कॉन्जुगेट बेस बताना है। FeH2O का होल 5, FeH2O का होल 5 OH ब्रैकेट के ऊपर है +2, इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है। सबके कॉन्जुगेट बेस बताने हैं। तीसरा वाला बहुत बढ़िया है। बनाया सर? पहला वाला तो आराम से बन गया होगा। कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो आप दो काम कर सकते हैं। बोलिए सर। अगर या तो आप H प्लस निकाल दो या OH माइनस दे दो, तो यहां साफ पता चल रहा है H प्लस निकालने में फायदा है इसके पास तो निकलेगा, N3 माइनस है। यहां आते हैं H2PO4 माइनस है, बिल्कुल लेके कूद नहीं पड़ना है। H3PO4 की अगर हम बात करें तो वो ट्राई बेसिक एसिड होता है, 3 H प्लस दे सकता है। तो क्या अगर एक H प्लस निकल चुका है माइनस का मतलब अभी 2 देने की क्षमता बाकी है, इसलिए इसके द्वारा जो H है वो H प्लस के तरीके निकाला जा सकता है। तो HPO4 -2, इसको कितने लोगों ने बनाया है?
मिट्टी गुम हो गई तुम्हारी। देखो एक बात सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर जनरली पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास कुल कितनी चीजें लगी? 6। तो अपन ये नहीं कि कुछ भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, बात समझिएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसका कॉन्जुगेट बेस Fe H2O का होल 4 OH का होल ट्वाइस ब्रैकेट के ऊपर होगा +1। देखिए इसके अंदर जो वाटर मौजूद है, अगर मैं उससे एक H+ निकाल लूं तो क्या वो OH- में तब्दील हो जाएगा? तो अगर वो OH- में तब्दील हो जाएगा तो 2 OH हो जाएंगे यहां, और क्योंकि चार्ज -1 बढ़ गया है तो नेट चार्ज 1 घट जाएगा। बोलो भैया, तो इसका मतलब हमने यहां से क्या निकाला है? H+। क्लियर है मामला? सुनते जाइए। आप कहेंगे OH- भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। OH- देंगे तो टोटल चीजें 7 हो जाएंगी लिगेंड के रूप में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर पॉसिबल नहीं है, इसलिए गलत होगा, इसलिए OH- नहीं दे रहे। क्या बात समझ में आती है सर? नीचे लिखिएगा तीसरे वाले क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कर सकते हैं अपन। नीचे लिखो तीसरे वाले में, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए एक H+ निकालेंगे, क्योंकि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 12वीं पास हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है साथ में जो चीजें लगी वो कितने लोन पेयर दे रही हैं। वाटर के पास एक लोन पेयर है वो दे सकता है, OH के पास एक नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। क्योंकि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन रखना है, बात समझ में आ रही है, इसलिए एक H+ निकालेंगे, ना कि एक OH- देंगे। क्लियर है मामला? दोनों ही काम आप कर सकते हैं, लेकिन आप यहां केवल क्या करेंगे? H+ निकालेंगे, OH- नहीं दे सकते। ठीक बात। Zn+2 कॉन्जुगेट बेस बताना है। बोलो भैया, इधर देखो, ये उतार क्या रहे हो बे तुम? क्या फालतू पर एक काम कर रहे हो? क्या उतार लोगे तुम? उसमें क्या बना दोगे? ये तुम ऐसे ही बता दोगे गलत सही जो बताना है? फर्जी क्या? अच्छा Zn+2, टाइम थोड़ा वेस्ट करते हैं, Zn+2 बनाते हैं, फर्जी बना रहे हो। ये बताओ, कॉन्जुगेट बेस बनाना है, क्या कर सकते हैं? H+ निकाल सकते हैं, है इसके पास, तो जबरदस्ती निकाल दोगे? तो अब क्या करोगे? तो 2 खत्म करो खेल। हाँ, देखने में अच्छा नहीं लगेगा मगर यही आंसर है। अरे एक OH- दोगे तो चार्ज कम हो जाएगा ना, +2 से +1 बन जाएगा। चलिए सर, एक और लिखिएगा, हटाएं, अभी इसी में और करा देते हैं, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो लिखो CrH2O का होल थ्राइस OH का होल थ्राइस। इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है, अभी वही क्वेश्चन चल रहा है, उसी के नीचे उतारना। इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है। इधर देखो, एक चीज मेंटेन रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहना चाहिए, है ना? खुद सोच लो क्या करोगे भैया। OH- दोगे तो खेल खराब हो जाएगा, तो इसका मतलब 100% क्या निकालने वाले हो? H+। तो एक H+ निकालो, यहां कोई चार्ज नहीं है, क्रोमियम +3 पर है, 3 OH- है, 0 चार्ज है। एक H+ निकाला तो यहां 2 वाटर बचेंगे अब अंदर। बोलिए सर। और हमारे जो OH है, OH- आएगा बाहर, लेकिन वो अपन लिख लेंगे समेट के OH का होल 4। बोलो भैया। अब क्योंकि हमने एक H+ बाहर निकाल दिया है,
तो इसका मतलब है कि क्या यहां पर एक OH आया, यानी -1 चार्ज बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? तो -1 बढ़ा है तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? -1। घूरो मत हमको, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। H+ देने या निकालने से कोऑर्डिनेशन वो ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल चार्ज पे फर्क पड़ता है। 4OH -4 +3 नेट कितना आएगा? -1। ठीक बात है। चलिए सर अगला लिखिए OH-, ये कराया था उस दिन। इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है H2PO2-, कॉन्जुगेट बेस बताना है CH3COOH2 कॉन्जुगेट बेस बताना है। देख लीजिए आराम से। बना दिया। OH- क्या करेंगे? H+ निकालेंगे। बोलो बेटा, एक H+ निकालेंगे तो क्या बनेगा? O-2। OH- देके कोई फायदा नहीं है। कितने लोगों ने इसका बना लिया है? क्या बना बेटा? क्या बना? कुछ नहीं बना। इसका कॉन्जुगेट बेस कितने लोगों ने बनाया है? बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है? H3PO2। H3PO2 रहा होता एक H+ दे सकता है, केवल दे चुका। अब इसके पास H+ लेने की क्षमता नहीं है। अच्छा, एक कॉमन सेंस भी होता है, साला जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको OH- नहीं दे सकते, रिपेल करेगा, थोड़ी बुद्धि लगानी होती है। तो इसका मतलब यहां कुछ भी बनने वाला नहीं। यहां ये साफ दिख रहा है H+ मौजूद है इसके पास, निकाल दो। CH3COOH। चलिए सर अगला क्वेश्चन लिखिए। राइट डाउन कॉन्जुगेट एसिड। आप पूरा लिखना, मैं यहां बेस लिख रहा हूं, आप मुझे उनका कॉन्जुगेट एसिड लिख दो। ठीक है ना? C2H5OH, SO4-2, AlOH प्लस CuNH3 का होल ट्वाइस, NH2 का होल ट्वाइस। चार्ज कोई नहीं है इसके ऊपर। FeOH का होल 6, -3। इन सबके कॉन्जुगेट एसिड लिख दीजिए। जो लिखना है ऐसा लिखना कि होता भी हो ना। अब सुनो, जैसे पहला वाला है C2H5OH, कुछ चीजें कॉमन सेंस है।
अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो मैं OH माइनस निकाल भी सकता हूं और H प्लस दे भी सकता हूं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां OH OH माइनस के रूप में नहीं होता। दूसरी बात, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? तो अगर मैं इसे H प्लस दूंगा तो ये फटाक से पकड़ लेगा उसको। बोलो बेटा, तो इसका मतलब H प्लस ऐड कराना है। तो C2H5 OH2 प्लस। क्लियर है मामला? दूसरे नंबर पे आते हैं, SO4 माइनस 2। OH माइनस है ही नहीं तो कहां से निकाल दोगे? मजबूरी है, H प्लस दे के काम चलाओ। तो बनेगा HSO4 माइनस। यहां आते हैं, OH माइनस दिख रहा है, सीधे निकाल दो, बवाल खत्म करो। तो क्या बनाएगा? शायद +2 होना चाहिए था, नहीं, होल ट्वाइस कर दो, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, एक OH माइनस निकाल देंगे, तो AlOH का होल +2। यहां बताओ, अच्छा OH माइनस है जो निकाल दोगे सालों? तुम क्या सोच रहे हो फर्जी? अरे OH माइनस हो तो कंफ्यूजन हो, OH माइनस निकाल सकते नहीं तो क्या रख सकते हो? H प्लस को ही तो दे सकते हो केवल। तो इसका मतलब इसे क्या पकड़ाओगे? H प्लस। अब खुद सोचो, यहां जो चीजें, वहां NH2 पे कौन सा चार्ज है? -1। अमोनिया क्या है? न्यूट्रल। तो जैसे ही एक H प्लस लेगा ये अमोनिया बन जाएगा, तो इसके साथ आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CuNH3 का होल थ्राइस बन जाएगा और एक NH2 रहेगा, क्योंकि H प्लस दिए हो, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लास्ट वाला बताओ, क्या मेंटेन रखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। OH माइनस निकाल दी, कॉम्प्लेक्स में केवल करना होता है। अगर OH माइनस निकाल दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। इससे बढ़िया इसको क्या पकड़ाओ, एक H प्लस। जैसे ही पकड़ाओगे एक OH माइनस वाटर में बदल जाएगा, बाकी के OH वैसे ही रहेंगे। चार्ज -3 था, एक H प्लस के आने से -2 हो जाएगा। अगला लिखिएगा, NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, कॉन्जुगेट एसिड लिखना है। क्या करें, OH माइनस निकालें कि H प्लस दें? OH माइनस जब है ही नहीं तो कहां से निकाल देंगे? तो मजबूरी है कि हमें H प्लस देना पड़ेगा। और किस तरफ दोगे? जहां लोन पेयर होगा। तो इसलिए अपन लिखेंगे NH3 प्लस सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस। क्लियर है मामला? यहां दिमाग नहीं लगाएंगे कि लोन पेयर जो है पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। जिसके पास लोन पेयर होता है वो फटाक से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है ना? वो उसकी समस्या है, रिपेल करेगा, अनस्टेबल होगा, टूट जाएगा, वो जाने। सवाल में पूछा गया है, आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाइए। आपके पास ग्रुप में पैराग्राफ एक आया होगा, खोल दीजिए उसको। आया है कि नहीं आया है? आया है ना? केमिकल इक्विलिब्रियम का एक पैराग्राफ है, 5 पॉइंट है जिसपे सवाल आ चुका है और कोरिलेट किया गया है। आपको हमको समझाना है जो बातें लिखी हैं वो कितनी आपकी समझ में आती है। क्लियर है मामला?
सबके मोबाइल पे फटाफट पढ़ो, 5 मिनट का समय है, देखना नहीं है। अब इसमें तुम्हें हमें नहीं बताना है, तुम्हें बताना है हमको। एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, ऐसे ही रोज एक पैराग्राफ निकाल के लाएंगे किसी भी चैप्टर का। और आज जैसे हुआ है कि थोड़ा बनवाने में, आज पहले ही बनवा लेंगे, पहले ही दे देंगे आपको, रात तक पहुंच जाएगा आपके पास, आराम से जब मौका मिले देख लीजिए। केवल पढ़ना है आपको, उसको पढ़ के देखिए आप वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। जो लिखा है सब सही लिखा है, बोलो सर, ये तो कन्फर्म है, किताब की चीज है, लेकिन आपको समझाना है कि आप कितनी बात को पकड़ पा रहे हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम पर सब पूरा पैराग्राफ है। अच्छा ये बताइए, फिजिकल इक्विलिब्रियम के ये एग्जांपल दिए हुए हैं आपको। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए कि इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। लेकिन सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज। तो बात सही है, बिना क्लोज सिस्टम के इक्विलिब्रियम बनने वाला नहीं है। और एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी तो आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, लिक्विड से वेपर बन रहा है, हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या वाटर लिक्विड और वाटर वेपर, क्लियर है? अभी इसकी भी बात करें। आगे लिखा है जब इक्विलिब्रियम आता है तो बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट। क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है? बोलिए सर। एंड देयर इज अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं? चेंज होता रहता है, लेकिन हमें डायनेमिक क्यों बोल रहे हैं? चेंज होगा लेकिन हमें कांस्टेंट दिखेगा। कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, यानी जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो सब कांस्टेंट रहेंगे। ठीक बात है। वही चीज आगे आई, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात लिखी है। चाहे प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, मोल्स हो, ये सब के सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। इक्विलिब्रियम वाले पे जो बना है, when equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameter at a given temperature। टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रख देना है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो कह रहा है कोई ना कोई एक पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट नजर आएगा अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम है तो। आइए पहला वाला बताओ क्या है ये, कैसे सही? आधे में तो हाँ मिला दिए हो, इधर आओ। देखो अब ये बताओ, अच्छा अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज करा रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट तुम्हारे सामने फंसा तो वहां तुमसे गलत होने का चांस बहुत तगड़ा है, क्योंकि सब कुछ सही नजर आता है सर, है ना? तो आप मुझे बताइए, क्या वाटर लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा है? बोलो। अब ये बताओ कि क्या मैं इसके लिए अगर लिखूंगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, अगर अपन इसके लिए लिखेंगे तो क्या इसके लिए केपी लिखेंगे? और केपी किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ, डब्बा क्या बनाना, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर होगा। ये हम लोगों ने कई बार लिखा है। लिक्विड के लिए तो लोगे नहीं, तो कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर या गिवन टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने के लिए किसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? यानी ये चार्ट घुमा फिरा के अपने से इतना करवा रहा है कि इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन रखना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कांस्टेंट रखो, और कांस्टेंट रखने के लिए देखो किन चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आओ, सॉलिड से लिक्विड, क्या वाटर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है मतलब पिघल रहा है, और पिघल रहा है तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर होगा। इन्होंने क्या लिखा? मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा, तो टेम्परेचर भी फिक्स हो जाएगा? बोलो सर।
तो इसका मतलब क्या चीज अटेन करेगा ये? इक्विलिब्रियम। इसी में हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना है तो ये बताओ, मैं प्रेशर अगर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम को घटाना है, यानी रिएक्शन उधर जाएगी जहां वॉल्यूम घट रहा हो। वॉल्यूम किस तरफ घटता हुआ नजर आता है? सॉलिड और लिक्विड में वाटर लिखा है, सॉलिड में वॉल्यूम ज्यादा, लिक्विड में वॉल्यूम कम। तो इसका मतलब रिएक्शन किधर भागेगी? लिक्विड की तरफ, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो बढ़ जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। वो डिस्टरबेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी ली चैटलियर प्रिंसिपल का प्रयोग कर रहे हैं। ली चैटलियर कब आता है? जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो। यहां बात किसकी हो रही है? इक्विलिब्रियम की। वो कह रहा है प्रेशर को क्या रखो? कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अब कोई भी किधर जाने वाला नहीं है। तीसरा, अगर कोई सॉल्यूट है, सॉलिड है, पानी में डाला तो सोल्यूशन बन गया। जैसे शुगर था, डिसॉल्व किया तो शुगर का सोल्यूशन बना। अब मुझे बताओ, खुद सोचना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन इज कांस्टेंट। क्यों? जब अपन इसके लिए केसी लिखेंगे तो केसी में क्या लिखेंगे? शुगर का कंसंट्रेशन। कौन सी शुगर? एक्वस। सॉलिड के लिए तो 1 मानते हैं, तो इसका मतलब कौन सी चीज कांस्टेंट हो जानी चाहिए? शुगर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, यानी अब और घुलना नहीं है, जितना डिसॉल्व होना था उतना डिसॉल्व हो गया। तो इस वाले इक्विलिब्रियम में क्या चीज है जो कांस्टेंट हो जाती है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है बात? पेपर में वो फंसाएगा, वो लिखेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉलिड इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। 100% गलत है। सॉलिड के कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को चाहिए एक्वस फॉर्म का कंसंट्रेशन। ठीक बात है। अगला सर, गैस से एक्वस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर सिरप में मिला के कोका कोला पेप्सी बना रहे हैं, यही तो है चक्कर। आइए सर, CO2 गैस से CO2 एक्वस। आप ये बताओ, इन्होंने कहा गैस एक्वस डिवाइडेड बाय गैस, यानी पार्शियल प्रेशर, गैस का कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। क्यों? सुनो, बुद्धि समझो। एक्वस को कंसीडर करते हैं, गैस के कंसंट्रेशन को भी कंसीडर करेंगे। यहां एक्वस को 1 नहीं लेते, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन एक्टिव मास क्या लेते हैं? 1। तो क्या दोनों के रेशियो पे निर्भर करेगा? क्योंकि इसके लिए जब हम अब मैं केपी केसी कुछ भी लिखने वाला नहीं हूं, तो के इक्विलिब्रियम जब लिखूंगा तो क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा या नहीं होगा? इसीलिए उसने CO2 गैस लिख दिया यहां पे। बोलो सर, क्या ये कंसंट्रेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा एट गिवन टेम्परेचर? क्या बात समझ में आती है सर? तो चारों पॉइंट बिल्कुल सही लिखे, बस ये देखना कौन किसको को रिलेट कर रहा है। ठीक बात है। 5वें पॉइंट पर आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज at any stage indicates the extent to which the physical process has proceeded before reaching equilibrium। आराम से पूरा पढ़ो, फिर हाँ नहीं में जवाब दो। 7.1 में जो क्वांटिटीज लिखी हैं उनको आगे बढ़ा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज at any stage indicate the extent to which the physical process has proceed। इनकी क्वांटिटी बताती है कि हमारा इक्विलिब्रियम अभी आया या नहीं आया, हमारा फिजिकल प्रोसेस कितना प्रोसीड कर रहा है बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। बोलिए सर। और जब ये वैल्यू इक्विलिब्रियम पर आएगी तो क्या हो जाती है? कांस्टेंट। यानी ये कहना चाहता है कि इक्विलिब्रियम आने से पहले जो ये मीजरेबल क्वांटिटीज हैं ये वेरिएबल रहती है। क्या रहती है? वेरिएबल। मैं ज्यादा कम नहीं बोलूंगा,
बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये क्वांटिटीज क्या रहेंगी, वेरिएबल। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेरिएबल होगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट कांस्टेंट नहीं होगा, अभी भी और डिसॉल्व हो रहा है, वेरिएबल रहेगा। ये रेशियो भी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि अभी भी गैस जो है वो जो गैस है वो पानी में या उस शुगर सिरप में डिसॉल्व हो रही है। बोलिए सर। तो इसका मतलब ये सारी क्वांटिटीज क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट। ये पैराग्राफ है आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम पर। इतना कम से कम आपको आना चाहिए। देख लिया एक बार तो आपके दिमाग में रहेगी बात। ठीक बात है। 4 नंबर का सवाल इस पैराग्राफ पर उनको बहुत पसंद है, बहुत मोहब्बत है, खूब आता है। क्लियर है मामला। एक चीज और सीखने को मिली, अगर कोई चीज गैसियस फॉर्म में है उसे भी कंसंट्रेशन के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा एक बात सुनो, मैंने जैसे यहां लिख भी दिया कि P ऑफ CO2, ये भी सही है, लेकिन अगर मुझे कंसंट्रेशन लिखना होगा तो क्या मैं PV बराबर nRT नहीं लगा लूंगा? अरे बोलो यार। और PV बराबर nRT से मैं यहां C निकाल लूंगा। तो इसका मतलब है जब मैं यहां लिखूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ C किसके बराबर होगा, P अपॉन RT के। अरे बोलो भाई। तो यहां पर एक फर्क ये आएगा कि जब कभी हमें इसकी जगह रखना होगा, जब हम कंसंट्रेशन रखेंगे तो क्या रखेंगे, P अपॉन RT। क्लियर है मामला। वो सॉल्व करके निकाल लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक बात है। कल से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है मामला।